Good morning students, my name is Deepa Garg. Today we teach you chapter 11 जंतुओं और पादप में परिवहन पार्ट थर्ड। इससे पहले हम आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 स्टडी करा चुके हैं। आज हमारा स्टार्ट होता है पार्ट थर्ड। तो जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली से चलिए जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्थगंध से सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं जो मुख्यतः श्वेत सफेद रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख होता है। नेक्स्ट आता है हमारा 11.3 पर पदार्थों में पदार्थों का परिवहन। तो जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषक तत्वों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। इसी तरह से चैप्टर 10 में आपने ये भी पढ़ा था कि सभी जीवों का भोजन उसके लिए ऊर्जा का स्रोत है तथा जीव को प्रत्येक कोशिका के ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को स्पंदित करने में कराती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल या पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो देखिए, जल और खनिजों का परिवहन। पादप मूलों जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचाता है? पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। और जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे हम जाइलम कहते हैं। अब जाइलम चैनलों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों तक जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे हम फ्लोएम या पोषवाहा कहते हैं। एक्टिविटी 11.3 पर आते हैं। बड़ी साइज का एक आलू लीजिए और उसके ऊपरी छिलके को उतार लीजिए। उसके एक सिरे को काटकर चपटा आधार बना लीजिए। अब दूसरे सिरे पर एक गहरी खोखली गुहा बनाइए। गुहा को शक्कर के घोल से आधे तक भर दीजिए। अब आलू में एक पिन घुसाकर घोल के स्तर को चिन्हित कर लीजिएगा। आलू को जलयुक्त किसी बीकर में रख दीजिए। यह सुनिश्चित कर लें कि बीकर में जल का स्तर पिन के स्तर से नीचे रहे। इस व्यवस्था को कुछ घंटों तक ऐसे ही रखा रहने दें। आप पाएंगे कि आलू की गुहा में शक्कर के घोल का स्तर बढ़ गया है। आलू के भीतर जल कैसे चला गया? अल्प दूरी तक जल एक कोशिका से दूसरी में जा सकता है। इसी प्रकार मृदा से जल मूल की जाइलम वाहिकाओं में जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा वाष्पोत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन क्या है हमारा? पादप वाष्प उत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण अभिकर्षण खिंचाव विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रो से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है।
स्टूडेंट्स, आपको अपनी बुक से अच्छे से चैप्टर को रीड करना है, वीडियो को वॉच करना है। आज आपका चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट टर्न पर आपको इस चैप्टर के नोट्स सेंड किए जाएंगे। आपको डायग्राम बनाते हुए, उनकी लेबलिंग करते हुए अपने वर्क को प्रॉपर कॉपी में नोट करना है। थैंक यू एवरीवन।